हेलो एवरीवन। आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे करंट अफेयर्स जो रहेंगे ये आप पेपर वन के लिए भी और पेपर टू के लिए भी, सीएपीएफ में दो पेपर होते हैं ना, तो दोनों के लिए आपको यूज़ करने आने चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी लर्निंग ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है इस एग्ज़ाम को लेके। काफ़ी जो चीज़ें हैं आप डिस्टिंग्विश मत कीजिए कि ये सिर्फ स्ट्रिक्टली आप पेपर वन में यूज़ कर सकते हो, पेपर टू में नहीं कर पाओगे। काफ़ी केस स्टडी, काफ़ी एग्जाम्पल्स आप पेपर टू के लिए यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिकली। एक तो डिफेंस रिलेटेड जो मैंने आपको मॉड्यूल वन के अंदर जो न्यूज़ आपको करवाई थी, दूसरी एनवायरमेंट रिलेटेड जो हम इस मॉड्यूल नंबर सेकंड के अंदर हम करने वाले हैं, इसको भी डायरेक्टली आप पेपर टू के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो इसको सिर्फ पेपर वन की एक मैराथन मत मानो, इसको आप क्या समझ सकते हो, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। दोनों चीजें इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। विल बिगिन विद साइक्लोन इन न्यूज। इस न्यूज से हम चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं, दो तीन हैं, सिर्फ वो याद रख लेना, शायद इसमें से क्वेश्चन आ जाए। साइक्लोन मोका, ये कॉफी बीन भी होती है। यमन में एक जगह है मोका, उसी के ऊपर ये जो कॉफ़ी सीड है उसी का नाम रखा गया है। तो आपको पता बस ये लगाना है कि ये जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल में आया था और ये जो नाम है इसका ये यमन ने सजेस्ट किया था। सेकंड देखोगे साइक्लोन मेकॉन्ग, अगर इसको आप देखोगे ये आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड से इसका ओरिजिन हुआ था, प्लस ये भी आपका बे ऑफ बंगाल में आता है। थर्ड देखिए साइक्लोन बीपरजॉय, ये आपका अरेबियन ओशियन से ओरिजिनेट होता है, लेकिन ये थोड़ी इसके अंदर आप देखोगे अनोमली है। काफ़ी साइक्लोन जो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द साइक्लोन जो अरेबियन ओशियन में ओरिजिनेट होते हैं वो इंडिया को नहीं टकराते, वो कोस्ट लाइन को नहीं टकराएंगे, लेकिन ये थी थोड़ी सी अनोमली है। डिस्पाइट दैट गुजरात को ये टकराता है, ये साइक्लोन गुजरात कोस्ट को, राइट। उसके साथ देखिए माउंटेन वैलीज एंड कुछ रीजन थे जो हमारे न्यूज़ में थे, कुछ इंपॉर्टेंट वन। पालघट गैप, देखो बस इतना याद रखना, ये 40 किलोमीटर का गैप है वेस्टर्न घाट के अंदर। इससे क्या पता लगता है, हमारा वेस्टर्न घाट के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी भी है। 40 किलोमीटर लंबा एक चौड़ा एक गैप है जो कि कनेक्ट करता है किसको, कोयम्बटूर को पलक्कड़ के साथ। इसमें से एक रिवर भी बहती है, भारतपुजा, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है भरतपुजा। पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर आप इसको याद रख लेना, बहुत बड़ा नाम है। उसके साथ आप देखिए बारालाचा ला पास, ये जांस्कर रेंज के अंदर है। जांस्कर रेंज, अंडरस्टैंड दिस, बारालाचा ला पास जांस्कर रेंज, और ये कनेक्ट किसको करता है, अगर आप मोटा मोटा इसको अगर देखोगे लद्दाख के हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहोगे तो लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट है लेह और हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट है लाहौल, तो दोनों को कनेक्ट करता है। इसके साथ आप देखिए नीति पास उत्तराखंड के अंदर है, और ये उत्तराखंड के अंदर है और इंडिया और तिब्बत के बीच में ये ट्रेडिंग रूट के काम आता है। पीर पंजाल वैली आप देखोगे, पीर पंजाल इज अ सब रेंज ऑफ हिमालयस, हिमालयस की सब रेंज है, और इट रन्स फ्रॉम द नीलम रिवर इन JNK। और अगर आप देखोगे पीर पंजाल को हम लेसर हिमालयन रीजन भी बोलते हैं। इसमें और कुछ ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मेजर पासेज हैं इसके अंदर, सच एज हाजी पीर पास, गुलबर्गा पास, रत्ना पीर पास, पीर पंजाल पास। तो पीर पंजाल वैली में पीर पंजाल पास भी है, ये आपको याद होना चाहिए। और आपके लिए क्वेश्चन है पीर पंजाल पास जो है किसको ज्वाइन करता है। दूसरा आप देखोगे बनिहाल पास भी है इसके अंदर, और बनिहाल पास भी आपके लिए क्वेश्चन है, बनिहाल पास किस दो स्टेशन को ज्वाइन करता है आपस में। नेक्स्ट देखिए डेप्सांग प्लेन, देखिए देप्सांग प्लेन जो है अभी हमारा चाइना के साथ स्टैंड अप हुआ था, तो देप्सांग प्लेन पे भी काफ़ी कुछ टसल हमने देखने को मिला था। तो देप्सांग प्लेन में भी इंडिया का, वहाँ पे आप देखोगे एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं बोलेंगे, एक एयरफील्ड है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे इंडिया की सोर्टीज़ वहाँ पे की गई थी। जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे अपने काफ़ी प्लेन जो थे वहाँ पे भेजे थे। तो डेप्सांग प्लेन देखोगे एक बहुत ही बड़ा प्लेन एरिया है माउंटेन्स के अंदर, इंटरेस्टिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेप्सांग प्लेन, डेप्सांग प्लेन रिप्रेजेंट हाई एल्टीट्यूड ग्रेवली प्लेन एट द नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ डिस्प्यूटेड एक्साई चीन रीजन के अंदर आता है। इंडिया इसका देप्सांग प्लेन का वेस्टर्न पोर्शन जो है कंट्रोल करता है, ईस्टर्न पोर्शन जो है वो अभी भी चाइना के कंट्रोल में है। पेम्पोर रीजन सबको पता चल गया होगा क्यों है पेम्पोर रीजन फेमस इतना, सैफरन की खेती के लिए। अगर हम ओवरऑल
अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें तो इंडिया सिर्फ जो है 7% ऑफ द वर्ल्ड टोटल सैफरन प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस करता है। बाकी जो बची हुई आप देखोगे वो काफ़ी दूसरी कंट्रीज हैं। आप देखोगे ईरान, ईरान मेजरली जो है सैफरन का कल्टीवेशन करता है 88% तक। और सैफरन जो है इसको रेड गोल्ड भी बोलते हैं और एक फ्लावर से निकलता है जिसका नाम है क्रोकस सेटिवस। नेक्स्ट देखिए एडाकल केव, वेनाड केरला के अंदर है और ये आपके सामने ये इमेज है इसकी। केरला के अंदर ये देखोगे आप एक होल है जिससे एक स्टोन इन बिटवीन, राइट। एडिकल का मतलब होता है एक स्टोन इन बिटवीन। बोला जाता है कि अगर हम इसको ट्रेस करेंगे इट इज अप टू 6000 BCE इसकी डेट बनने की तब की है। तो नियोलिथिक और मीजोलिथिक स्टोन कार्विंग उस टाइम का हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, राइट। और ये इसकी पोजीशन कहाँ पे है, केरला और अम्बु कुथी हिल्स। तो बस इतना याद रख लेना, वेनाड केरला के अंदर है। उसके बाद ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद एक आप देखोगे एक मोनेस्ट्री है, कहाँ पे है, तवांग के अंदर, फ्यू आवर्स फ्रॉम तवांग। तो जेमथांग वैली, ये जेमथांग वैली कहाँ है बस इसको पता लगा लेना कि तवांग के आसपास है कहीं पे। और यहाँ पे एक ट्राइब है मोनपा ट्राइब। अब आइलैंड, रिवर और लेक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में है, सबको पता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी रेंज है वहाँ पे, पीर पंजाल रेंज। दूसरा ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। फर्स्ट कौन सी है, बुलार लेक। दूसरी आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसको जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, या फिर श्रीनगर का जेवल कौन है, वो मोती कौन है, डल लेक बोलते हैं। श्रीनगर के अंदर है और डल लेक है। और इसके साथ आप देखिए बुलार लेक क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बांदीपोरा। झेलम रिवर से पानी इसको मिलता है और इसकी फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुई थी। और इससे पहले एक लेक थी सतीसर लेक, उसकी जो रेमिनेंट है वो है वुलार लेक। दूसरा आप देखोगे रामसर साइट 1990s के अंदर डिक्लेयर कर दी गई थी, तो ये है वुलार लेक। उसके बाद आप देखोगे ये कहाँ पे आती है, बांदीपोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पे डल लेक है, देखिए दोनों के बीच में कनेक्शन है। और ये फीडर कैनाल भी है जिसमें दोनों से पानी एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं होता है, शायद नहीं एक्सचेंज नहीं होता है, राइट। और एक और लेक है आंचर लेक, यहाँ पे है। डल लेक यहाँ पे है, नागिन लेक यहाँ पे है, मनसबल लेक यहाँ पे है। तो ये जो है लार्जेस्ट लेक है यहाँ की, बस आपको इतना पता होना चाहिए। पेंगोंग सो लेक, देखिए पेंगोंग सो लेक इंटरेस्टिंग है। पेंगोंग सो लेक को आप सिर्फ पेंगोंग सो तक ही मत सीमित रखिए। 5 ऐसी लेक हैं जो पेंगोंग सो लेक, अगर आप बात करोगे 5 लेक जो है आपस में कनेक्टेड है। कौन कौन सी, पेंगोंग सो, सो नायक, रमसो एंड न्याकसो। अब आप इसमें देखो इसकी जो फॉर्मेशन है वो एंडोरहिक है। एंडोरिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो रिवर नेटवर्क है वहां पे वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है वर्ल्ड ओशियन से। तो ये जो रिवर है, ये जो पानी है, ये जो लेक है, जो भी ये जो है वर्ल्ड ओशियन से कंप्लीटली आइसोलेटेड है। इसका पानी ना तो वर्ल्ड ओशियन में कभी गिरता है, ना तो इसका पानी यहाँ से निकल के इंडस रिवर में मिलके देन गोज इनटू अरेबियन सी, वहाँ भी नहीं जाता है, राइट। तो बस आपको ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। दूसरी चीज़ आप इसमें देखोगे ये जो लेक है ये कलर चेंज करती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका, कभी ये ब्लू दिखेगी, कभी ग्रीन दिखेगी, कभी रेड दिखेगी, राइट। और इसका जो अगर आप क्लेम देखोगे या फिर एक्चुअल होल्डिंग देखोगे इस पेंगोंग सो की, 40% जो है इंडिया के अंदर है, इंडिया कंट्रोल करता है। लेकिन 50% जो है वो तिब्बत के अंदर है और चाइना उसको कंट्रोल करता है। बस इतना याद रखना। पेंगोंग सो यहाँ है, सोकर यहाँ है, सो कियागमा यहाँ पे है और सो मरोरी यहाँ पे है, राइट। बोगीबिल इन डिब्रूगढ़ आसाम, ये जो ब्रिज है बोगीबिल, और ये लॉन्गेस्ट रेल कम रोड। देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से, ऊपर क्या है, इसके ऊपर रोड नेटवर्क है, नीचे से ट्रेन जाती है। तो बस इतना पता होना चाहिए। बोगीबिल क्या है, लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है जिसकी लंबाई देखे तो 4.94 किलोमीटर है। और कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। साथ में ही नेशनल वाटरवेज 2 इसको कनेक्ट करता है। उमियाम लेक, देखिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेघालय के अंदर है, बस फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेघालय के अंदर ये बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। साउथ लोनाक लेक सिक्किम की लेक है। फ्लैश फ्लड यहाँ पे कई बार आती है और इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है, चुंगथांग डैम। बस इसको इतना याद करो।
लोकटक लेक मणिपुर के अंदर है, यहाँ पे फुमडी फॉर्मेशन भी होती है। और एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक हिरन मिलता है जिसको हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं, संगाई, राइट। रामसर कन्वेंशन के अंदर ये लेक आती है। कांवर लेक देखिए, कांवर लेक एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। देखिए ऑक्सबो लेक तो आपको पता ही होगा कि रिवर जब बहती है तो मिएंडर करती है, तो मिएंडर कई बार इतना कर देती है कि वो डायरेक्ट कनेक्ट आपस में हो जाती है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम ऑक्सबो बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सबो लेक है, एशिया की सबसे लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कहाँ पे है? बिहार के अंदर। उसको कंवर लेक भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? कबरतल झील भी है। और ये रामसर साइट है, और ये गंडक रिवर का एक पार्ट होता था पहले, और गंडक रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब ये जो ऑक्सबो लेक है, आपको पता चल गया इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन। प्लस एक इन्फॉर्मेशन ये है, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बीच में भी आता है, जहाँ पे हर साल लगभग 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यहाँ पे आते हैं इस ऑक्सबो लेक के अंदर। सांबर लेक देखिए कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। एफेमरल है। एफेमरल का मतलब क्या है कि ये जब बारिश होती है तभी ये जो लेक है ये एग्जिस्टेंस में आती है, अदरवाइज ये लेक सूख जाती है। तो एफेमरल साल्ट लेक है, रामसर साइट के अंदर है। 5 रिवर जो हैं, 5 रिवर इसको फीड करती है। कौन कौन सी नाम लिखा हुआ है? सामोड, खारी, मंथा, खांडेला, मेदता, रूपनगढ़, राइट। खांडेला ये मैंने देखा कि राजस्थान के अंदर सरनेम भी है किसी का। उसके बाद कावेरी रिवर देखिए, कावेरी रिवर, ये जो रिवर है ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है वेस्टर्न घाट के अंदर, कर्नाटका स्टेट से। और इसका अगर रिवर बेसिन देखिए तो 3 स्टेट है, एक यूटी है। कौन कौन सी स्टेट है? जो रिवर अगर हम देखें, इस रिवर, ये जो रिवर है, ये जो पानी मिलता है इस रिवर को, ये पानी कौन कौन सी स्टेट कंट्रीब्यूट करती है, मतलब बारिश होने पर कौन कौन सी स्टेट से पानी रिस रिस के इस रिवर में जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी से। उसके बाद देखिए तो इसकी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? हेमावती, लक्ष्मणी तीर्था, काबिनी, अमरावती, नोइल और भवानी। और इसके साथ आप देखिए लास्ट में ये एक फॉल भी बनाती है, वाटरफॉल, हॉगेनकल फॉल। उसके बाद इस पे डैम जो बने हुए हैं वो ये देखिए, सागर डैम है, अमरावती है, मेतूर है, अपर एनीकट है और कल्लर्नी डैम है। बस इतना याद रखिएगा। ये कावेरी रिवर है, ओरिजिन इसका कहाँ से है? ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका स्टेट। पेरियार रिवर देखिए, लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की? केरला स्टेट की। लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है। ओरिजिनेशन कहाँ पे है इसकी? शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु, वहां से निकलती है, लेकिन लाइफ लाइन केरला की है। इसकी ट्रिब्यूटरी देखे तो मुथियार पूजा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। दूसरी है मुल्लेयार, थर्ड है चेरुथोनी, फोर्थ है प्रियांजकुटी। बहुत डिफरेंट है इनके नाम, सॉरी टू प्रोनाउंस। अलग रिवर है एक और देखिए, भीमा रिवर। ये भीमा रिवर अगर आप देखोगे, मेजर रिवर इन साउथ वेस्ट इंडिया, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है भीमा, और इसका भीमा का ओरिजिनेटर कहाँ पे है? भीमा शंकर, महाराष्ट्र की पुणे डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और वैगई रिवर जो है तमिलनाडु से बहती है, और इसका ओरिजिन देखे तो वरुशांड हिल ऑफ वेस्टर्न घाट। एंड टू सेरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, काफ़ी लोग जो इसमें कनेक्ट होंगे अगर साउथ इंडिया से होंगे, और जो मैं जिस हिसाब से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो लोग तो शायद उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। उसके बाद देखिए इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? वैगई रिवर की ये सारी है। उसके बाद चंद्रा रिवर कहाँ पे आप देखोगे? चंद्रा रिवर, इट इज वन ऑफ द 2 रिवर दैट मर्ज टू फॉर्म चेनाब रिवर। चेनाब रिवर को बनाने वाली एक है चंद्रा, दूसरी है भागा, राइट। उसके साथ हिमाचल में ये इसका एग्जिस्टेंस है चंद्रा रिवर का। ये राइज कहाँ से होती है? स्पीति और लाहौल से, और ब्यूटीफुल चंद्रताल लेक भी ये बनाती है। नेक्स्ट जो है रिवर वो है घग्गर रिवर। ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक रेंज से, और ये ड्राई हो जाती है थार डेजर्ट के अंदर। इसको इंटरमीडिएट रिवर भी बोला जाता है, क्योंकि ये मॉनसून सीजन के अंदर ही क्या करती है? फ्लो करती है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी, चोटांग, ये सारी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। बस इतना पता होना चाहिए आपको। ब्यास रिवर आप देख लीजिए, कुल्लू हिमाचल से निकलती है, और इसकी कुछ और रिवर आर ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। वेदास में इसका नाम क्या है? अर्जिकुजा और विपासा, राइट। एंड एट द सेम टाइम ग्रीक में इसको माना जाता था हाइफसिस। एंशंट ग्रीक में इसका नाम हाइफसिस था। भागमती रिवर देखिए, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, और ये शिवपुरी हिल से निकलती है, और नॉर्थ ऑफ काठमांडू।
नंदकिनी रिवर देखिए, नंदकिनी इज वन ऑफ द 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगे। इसको ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नंदकिनी रिवर जो है इसका ओरिजिन नंदागुंटी ग्लेशियर से है, और प्लस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये इसको फीड करती है, बस नंदा देवी नेशनल पार्क को भी। इचामती रिवर अगर देखोगे ट्रांस बाउंड्री रिवर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सियांग रिवर जो है जिसको हम यारलुंग सांगपो, इसका नाम दूसरा ये है, जो कि आपकी मानसरोवर लेक से निकलती है। 1600 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये इंडिया में एंटर करती है थ्रू वन पर्टिकुलर पीक नामचा बारवा। नामचा बारवा पीक से होकर, पीक के पीछे से घूम के आके अरुणाचल प्रदेश में फिर एंटर करती है, जब इसका नाम क्या होता है वहां पे सियांग होता है, राइट। द सियांग फ्लोज डाउन द हिमाचल इन अरुणाचल प्रदेश वेयर द असम वैली जॉइंस द टू अदर रिवर लोहित एंड डिबांग। ओके, इसके बाद इस सियांग रिवर को लोहित और डिबांग ज्वाइन करते हैं, और ये ज्वाइन करने के बाद इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। सबसे पहले इसका नाम है सियांग रिवर, सॉरी यारलुंग सांगपो, जो कि आपकी मानसरोवर लेक से निकलती है 1600 किलोमीटर फ्लो करने के बाद, फिर ये इंडिया में एंटर करती है थ्रू नामचा बारवा पीक। बेकी रिवर भूटान के अंदर है, म्यूसी रिवर तेलंगाना के अंदर है। इसके ऊपर 2 डैम है, हिमायत सागर और ओस्मान सागर। नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसका ओरिजिन देखिए तो नर्मदा कुंड के अंदर है, और अमरकंटक हिल से ये क्या करती है, निकलती है, राइट। और ये कहाँ पे इसका फॉल है समुद्र में, गल्फ ऑफ कम्बे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ आप देखोगे अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें तो इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और हैं कि ये धुआंधार फॉल्स भी बनाते हैं। वाटरफॉल की बात करें तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी है, तवा, बरना, हिरन और सांग, और ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। हॉकरसर वेटलैंड कहाँ पे है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसको क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर बोलते हैं। ये एक रामसर साइट भी है। पल्ली करनई मार्शलैंड कहाँ पे है, फ्रेश वाटर मार्श है चेन्नई के अंदर। बकिंगम कैनाल जो है इस पर्टिकुलर मार्शलैंड को सराउंड करती है, और ये रामसर साइट भी है। काफ़ी यहाँ पे आप देखोगे बर्ड्स आते हैं, जिसमें से एक है रेड नेक्ड फाल्कन। सुंदरबन अगर आप देखोगे मैनग्रूव एरिया है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका क्राइटेरिया नेचुरल के अंदर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको माना जाता है। ये रामसर वेटलैंड है। और इंडिया अगर टोटल वेटलैंड इसका देखे तो 60% बांग्लादेश के अंदर आता है, इंडिया के अंदर सिर्फ 40% है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं इस मैनग्रूव्स के अंदर सुंदरबन, कौन कौन सी है, एक तो सुंदरी और एक गेवा। उसके बाद अगर हम देखें तो बंगाल टाइगर भी यहाँ पे मिलता है, जंगल कैट मिलती है, फिशिंग कैट मिलती है, लेपर्ड भी मिलता है, ऑलिव रिडल टर्टल भी मिलता है, और हॉक्सपॉ बिल ये टर्टल भी है, ग्रीन टर्टल भी है, बहुत सारे टर्टल है। कोको आइलैंड देखोगे कहाँ पे है, ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, यंगून रीजन ऑफ म्यांमार। और इसका अगर जियोलॉजिकल एक्सटेंशन देखें तो अराकन माउंटेन और रखाइन माउंटेन। देखिए अराकन माउंटेन अगर आपने देखा होगा म्यांमार से सटा हुआ है। ये एक चेन है सबमर्ज आइलैंड की, जो ऑलरेडी सबमर्ज हो चुकी है, कुछ बची हुई है। इसके बाद देखिए तो विलिंगडन आइलैंड, तो ये एक वायसरॉय थे हमारे, उसके ऊपर नाम दिया गया है लॉर्ड विलिंगडन, 1931 से लेके 1936 तक। और केरला के अंदर ये है विलिंगडन आइलैंड पे, आपने देखा होगा हमारा एक डिफेंस कॉलेज भी है वहाँ पे। उसके बाद व्हीलर आइलैंड देखिए, पहले व्हीलर आइलैंड होता था, लेकिन अब इसको अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोला जाता है। ओडिशा कोस्ट पे है, यहाँ पे बहुत सारी मिसाइल टेस्ट की जाती हैं, सच एस आकाश मिसाइल, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। उसके बाद आप देखिए प्रोजेक्ट इन न्यूज, सेला टनल देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है सेला टनल, और इससे क्या सीखने को मिलेगा, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाय लेन टनल है एट एल्टीट्यूड ऑफ 30,000 फीट, बहुत बड़ा एल्टीट्यूड हो जाता है। इट विल इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन गुवाहाटी तवांग, राइट। और किस किस के बीच में, गुवाहाटी इन असम एंड तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेला टनल किस किस को जोड़ता है, गुवाहाटी और तवांग को, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल है अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिलकेरा बारकोड टनल। ये वही था जहाँ पे हमने रेस्क्यू मिशन भी चलाया था। काफ़ी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे लोग, इसके अंदर फंस गए थे, तो टनल रेस्क्यू प्रोग्राम याद आ गया होगा। तो ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये टनल कोलैप्स हो गई थी। और प्रोजेक्ट क्या था, वो एम्बिशियस 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के अंडर वो टनल बनाई जा रही थी। अटल टनल देखिए, रोहतांग टनल इसको पहले बोला जाता था, अभी अटल टनल है। और
टनल की बात करें तो पीर पंजाल रेंज में लाई करती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट टनल है 10,000 फीट से ऊपर। पीर पंजाल रेलवे टनल देखिए तो 11.2 किलोमीटर लॉन्गेस्ट टनल है, इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल। बस ये याद कर लेना पीर पंजाल रेलवे टनल क्या है, अटल टनल क्या है, कितनी लंबाई है। और पीर पंजाल रेलवे टनल अगर हम देखें तो कौन कौन सी दो चीज़ों को जोड़ता है, ये काजीकुंड और बारामूला, दो एरियाज को ये जोड़ता है। और पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, इसकी भी पीर पंजाल है रेलवे टनल, और अटल टनल भी कहाँ पे है, पीर पंजाल में और ईस्टर्न पीर पंजाल में। याद रखना क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ईस्टर्न है वेस्टर्न है, क्या है पीर पंजाल का कौन सा पार्ट है। जवाहर टनल बात कीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बनिहाल टनल, इसको बनिहाल भी बोला जाता है। इसकी लेंथ कितनी है, 2.85 किलोमीटर, और ये कनेक्ट किस किस को करती है, श्रीनगर और जम्मू को। किस किस को कनेक्ट करती है, श्रीनगर और जम्मू को। कौन सी टनल, जवाहर टनल। उसके बाद आप देखिए, ओके तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वुड बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम पहले चेनानी नाशेरी टनल भी बोलते थे। लॉन्गेस्ट रोड टनल है इंडिया की। कितनी लेंथ है, 9.3 किलोमीटर। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखिए चेनानी है, यहाँ पे नाशेरी है। चानेनी ये रहा, ये जम्मू की तरफ जाता है रास्ता। ओके, इससे ऊपर आप देखोगे ये है नाशेरी, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाली ये टनल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब हम थोड़ा सा इरिगेशन पे बात कर लेते हैं और डैम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो काफ़ी क्वेश्चन आपकी ये आ जाता है कि कौन सी स्कीम कब शुरू हुई थी। बस इतना याद रखना, कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू हुई थी। ये इसका एम था कि काफ़ी एरियाज़ को अंडर इरिगेशन लेके आना है। उसके बाद आप देखो इसके कुछ कंपोनेंट है, जैसे हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और ये भी देखोगे कंपोनेंट एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP। पोंग डैम कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, इसको ब्यास डैम भी बोला जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस डैम से द रेज वाटर लेवल दस इनवेरिएबली क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड द महाराणा प्रताप सागर, जो मेवाड़ के रूलर थे। जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ पोंग डैम का, तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बन गई, कौन सी, महाराणा प्रताप सागर। और यहाँ पे कुछ आपको वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी, जैसे बार हेडेड गूज और रेड नेक्ड ग्रीब। नेक्स्ट देखते हैं मित्तूर डैम, तमिलनाडु के अंदर है, कावेरी रिवर पे बना हुआ है। कृष्णा राजा सागर डैम कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर, राइट। और कौन सी रिवर पे है, कावेरी के अंदर। इसको ग्रेविटी डैम भी बोला जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ ग्रेविटी डैम। और कृष्णा राजा वाडियार 4, ये उस टाइम के क्या थे, महाराजा थे मैसूर के, जिन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया। इसके डिजाइनर कौन है, सर M विश्वरैया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रख लेना कि कृष्णा राजा सागर डैम के डिजाइनर कौन थे। पंबन ब्रिज तमिलनाडु के अंदर है। इडुकी डैम पेरियार रिवर के ऊपर है, केरला के अंदर। अब वैगई डैम कहाँ पे है, तमिलनाडु, बस इतना याद रखना। मुल्ल पेरियार डैम कहाँ पे है, केरला के अंदर, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके आसपास कार्डमन हिल भी है। और ये जो डैम का कॉन्फ्लुएंस अगर आप देखोगे, ये कौन सी दो रिवर के ज्वाइन करने पर ये डैम बनाया जाता है, मुल्लियार और पेरियार, दोनों रिवर जब ज्वाइन होती है फिर वहाँ पे एक डैम बना दिया गया, राइट। और पेरियार नेशनल पार्क भी वहाँ पे है। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर, गोदावरी रिवर के ऊपर बनाया गया है ये। इट इज क्लेम टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज एंड मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। बस इतना याद कर लेना। कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है, दो रिवर जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ पे ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम बनाया है। कौन कौन सी रिवर है, प्राणहिता एंड गोदावरी। कोयना डैम देखिए महाराष्ट्र के अंदर है, कोयना रिवर पे के ऊपर बनाया गया है। और एक कोयना रिवर राइज कहाँ से होती है, महाबलेश्वर। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इज पार्क्स एंड सेंचुरीज इन न्यूज। कौन कौन से पार्क्स और सेंचुरी न्यूज के अंदर है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, ये वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किसका पार्ट भी है, अगर आप देखोगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ओके, द सेंचुरी इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और इस वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया है, सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर, कि वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन कौन से दूसरे नेशनल पार्क जो है इसको सराउंड करते हैं। नागरहोले, बांदीपुर और मुद्दुमलई, ये सारे नेशनल पार्क जो हैं इसके सराउंड करते हैं। और ये प्रोटेक्ट एलिफेंट जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये सेंचुरी उसके अंडर भी आती है। प्राम्बिकुलम, जहाँ पे लास्ट में
अलम अलम आएगा, कुलम कुलम, ये केरला के होते हैं, ठीक है। तो प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जंगली बकरी है, नीलगिरी टार। ये है ना माउंटेन्स पे ऐसे चढ़ जाएगी जैसे आपको लगेगा कि ये क्या है, इट इज़ मिरेकल। तो बहुत फास्ट ये किसी भी माउंटेन पर, और माउंटेन ऐसा है बिल्कुल कंक्रीट वाला, ठीक है, एकदम आपको ऐसा दिखेगा। तो सेकंडों में ये ऊपर चढ़ जाती है नीलगिरी टार। तारंतुला ये लार्जेस्ट एक स्पाइडर है उसका है। एराविकुलम नेशनल पार्क, देखिए मैंने आपको बोला था जिसमें लास्ट में उलम होगा, तो ये केरला के अंदर होगा, राइट। और इसके अंदर एक अन्नामुडी पीक भी है, तो ये आपको पता होगा हाईएस्ट पीक है। एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर प्लांट कम्युनिटी फाउंड हेयर, ग्रासलैंड, श्रब, शोला फॉरेस्ट। देखिए बस शोला फॉरेस्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी टार ये भी यहाँ पे मिलती है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, केरला के अंदर। उसके बाद आप देखिए श्रीविल्लीपुटूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, बस याद रखना कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, राइट। उसके बाद मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व, मुड्डुमलाई कहाँ पे है, अगेन तमिलनाडु के अंदर। ट्राई जंक्शन है 3 स्टेट्स का, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व, बस याद रखना यहाँ पे एलिफेंट ग्रास मिलती है। और जिस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को क्या मिला था, ऑस्कर मिला था, कौन सी, एलिफेंट विस्पर, ये इसी टाइगर रिजर्व की है, मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व, राइट। उसके बाद आप देखिए मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। इट इज फ्लैंक्ड बाय बे ऑफ बंगाल, पार्क स्ट्रेट। तो ये पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर है। ये बे ऑफ बंगाल एक तरफ है ईस्ट में, पार्क स्ट्रेट इसके साउथ में है। तो कहने का मतलब है क्या ये पानी के अंदर है क्या, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुझे लगता है पानी के अंदर ही होगी। तो रामसर साइट है, मैनग्रोव्स है इसके अंदर, और बहुत सारी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मिलती है। तो एक और है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु के अंदर है। अन्नामलाई, अन्नामलाई तो फेमस भी है, कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर। तो अन्नामलाई तो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर, बट वो हार गए थे इस बार इलेक्शन में, अनफॉर्चुनेट। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु, ये 8th स्मॉलर नेशनल पार्क है इंडिया का। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तेलंगाना, नल्लामल्ला हिल के अंदर। इंडिया का 2nd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ये, नेक्स्ट टू नागार्जुना सरीसलम टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है, चेंचू ट्राइब, ओके। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इसके कुछ डैम भी बनाए गए हैं इसके ऊपर आसपास, जैसे सरीसलम डैम, नागार्जुना डैम। अब एक और देखिए नेशनल पार्क, बानेर घाटा नेशनल पार्क, कर्नाटका के अंदर ये है। और इंडिया की जो फर्स्ट बटरफ्लाई एनक्लोजर यहाँ पे इनोग्रेट हुआ था, कोई पार्क जो था बटरफ्लाई पार्क, तो यहाँ पे बना था बानेर घाटा नेशनल पार्क के पास। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर वेजिटेशन की बात करें तो ड्राई डेसिडियस भी है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्स भी है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड फॉरेस्ट भी है। सतकोशिया सेंचुरी देखिए ओडिशा के अंदर है, सतकोशिया, ओके, सत प्लस कोशी। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट ओज इज नेम टू द नैरो स्ट्रेच ऑफ रिवर महानदी, दैट इज सतकोशी। इसके साथ आप देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के अंदर है, और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को 2009 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और मेलानास्टिक टाइगर है इसके अंदर। द टाइगर अराउंड सतकोशिया टाइगर रिजर्व इज होम टू वैरायटी ऑफ ट्राइब्स, ये सारी उसके अंदर ट्राइब्स है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा के अंदर है, राइट। और गहीर माता बीच जो है वहां पे भीतरकनिका नेशनल पार्क के आसपास, वहां पे ऑलिव रिडल टर्टल आपको मिलेंगे। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। और रामसर साइट 2002 के अंदर ये बन गई थी। बक्सा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तेराई इकोसिस्टम है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। न्योडा वैली कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज मालगढ़ टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, ताडोबा अंधेरी महाराष्ट्र, बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये एक ड्राई डेसिस टाइप यहाँ पे आपको मिलेगी, ओके। और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसमें से एक रिवर बहती है, केन रिवर, याद रखना, ओके। और इसके साथ आप देखोगे हमने एक MOU साइन किया है कंबोडिया के साथ, क्या करने के लिए, टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए। इसके बाद आप देखिए रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। इसके अंदर जो भीमबेटका जो साइट है, जहाँ पे आप देखोगे ग्रुप ऑफ रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग, भीमबेटका जो है वहाँ पे, यहाँ पे आपको रॉक शेल्टर और रॉक पेंटिंग मिलती है। कहाँ पे है ये, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर की गई है भीमबेटका।
नोरा दही और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर स्टेट देखिए, मध्य प्रदेश को तो पहले सबसे पहले सुनिए, कौन सी स्टेट है जिसको टाइगर स्टेट बोला जाता है? मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश में 7th टाइगर रिजर्व आने वाला है, उसका नाम ये है नोरा देवी एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड। इसको हम जल्दी से स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देगी, टाइगर रिजर्व बोल देगी। इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। अभी तक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जल्दी इसको कोशिश की जा रही है कि इसको ये बना दिया जाए, टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कूनो रिवर इसमें यहाँ से बहती है, और इंडिया का चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो हुआ था इसी नेशनल पार्क के अंदर हुआ है। और यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देखिए मध्य प्रदेश के अंदर है। इट सपोर्ट्स 17% ऑफ इंडिया टाइगर पॉपुलेशन एंड 12% ऑफ इंडिया टाइगर हैबिटाट। तो बहुत छोटा नंबर नहीं है, अगर आप देखोगे बहुत बड़ा नंबर है। इट्स द कॉरिडोर कनेक्टिविटी विद पेंच नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये पेंच नेशनल पार्क से भी टच करता है। कांगड़ वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के अंदर है, यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, तीरथगढ़ वाटरफॉल। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर है। कैमूर कहाँ पे है, बिहार के अंदर। नेशनल चंबल सेंचुरी एज द नेम सजेस्ट, चंबल मध्य प्रदेश के अंदर ही होगा, लेकिन ये ट्राई जंक्शन देखोगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों के बीच में पड़ता है ये। ओके, यहाँ पे घड़ियाल मिलता है, रेड क्राउन टर्टल मिलता है, और बस इतना ही। उसके साथ आप देखोगे दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खेड़ी, जहाँ पे किसानों के ऊपर फॉर्चूनर चढ़ा दी गई थी, राइट, याद है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो लखीमपुर खेड़ी जो है बॉर्डर एरिया है, नेपाल से लगता है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब के अंदर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुरुग्राम। अभी गुड़गांव लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, गुरुग्राम हो गया है। तो रामसर साइट है, और बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज़ की यहाँ पे नंबर मिलते हैं, ये सारी वो स्पीसीज़ हैं। रामगढ़ वेशधारी टाइगर रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लो राजस्थान से। मुकुंदरा हिल कहाँ पे है, राजस्थान। रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, अरावली हिल के आसपास। डायरनल टाइगर मतलब दिन रात, मतलब ऐसे टाइगर होते हैं कि दिन में भी रात में भी दोनों जगह हंटिंग करते हैं। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर लॉन्च हुआ था, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक टेक्निक होती है एम स्ट्राइप्स, जिससे हम टाइगर को कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइगर हैं। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एक सोसाइटी है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने में कंट्री के अंदर। इसके साथ आप देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है 2014 के अंदर। पोंग डैम कहाँ पे है, हिमाचल के अंदर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और पोंग डैम जिसको पहले महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता था, और इज मैन मेड रिजर्वियर। पोंग डैम लेक जो बनी है मैन मेड रिजर्वियर है। रामसर साइट 2002 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है, और सब ट्रॉपिकल रीजन है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड। इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क कहाँ पे है, पेंच महाराष्ट्र के अंदर। इंडिया फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे है, हानले लद्दाख, राइट। एंड चांगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हानले पता होना चाहिए, डार्क स्काई रिजर्व, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का ये क्या है, एक पर्टिकुलर। ओके, तो वेयर भी एकदम बारिश आ गई थी, तो काफ़ी चीज़ें जो है मेंटेन करनी पड़ी। तो चलो देखते हैं कि इंडिया का फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व जो है यहाँ पे है, और इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जो है यूएस उसको हैंडल करता है। हानले लद्दाख आप देखोगे कहाँ पे है, 4500 मीटर अबव सी लेवल है, और ये क्या है, वर्ल्ड की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए साइट मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं औरांग नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, आसाम के अंदर। IUCN साइट देखोगे, राइट, इसको हम मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसारस मिलता है। उसके बाद आप देखिए बुराजपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम के अंदर है। बंगाल फ्लोरिगन यहाँ पे मिलता है, और वन हॉर्न्ड राइनोसारस भी, और फ्रेश वाटर मैनग्रोव ट्रीज भी यहाँ पे मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और सबसे ज्यादा वन हॉर्न्ड राइनोसोरस कहाँ पे मिलते हैं,
काजीरंगा के अंदर। उसके अलावा भी दोनों बता दिए, ओरांग और बाराचपोरी यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काजीरंगा के अंदर है वन हॉर्न राइनोस। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? इट इज इन हिमालयन इन असम, हिमालयन रीजन ऑफ असम के अंदर है मानस। इसको यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना जाता है। इसके बाद देखिए कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कम्युनिटी है मिशमी, और यहाँ पे चारों बिग कैट की जो फैमिली अगर मेंबर्स आप देखोगे, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, सब मिलते हैं यहाँ पे। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और इसके साथ ही पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, नीशी कम्युनिटी मिलती है, और पंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप न्यूज में। काफी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको पता है टर्मोइल रहा है, मणिपुर के अंदर भी देखोगे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स है जो हमारे सामने आई है ड्यू टू दिस मणिपुर प्रोटेस्ट एंड ऑल। मैती कम्युनिटी कहाँ पे है? मणिपुर स्टेट के अंदर। मैती एक लैंग्वेज भी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर आती है। उसके साथ आप देखिए कुकी कहाँ की है? म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पे सब जगह ये एथनिक कम्युनिटी मिलती है एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। कुकीज कहाँ पे नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, इतना याद होना चाहिए आपको। अब इसके साथ ओरिजिन देखोगे, चिन पीपल ऑफ म्यांमार, मिजो पीपल ऑफ मिजोरम, राइट, आर आल्सो किंडर्ड ट्राइब्स ऑफ द कुकी आर कलेक्टिवली नो एज जू पीपल। जो पीपल इनको बोला जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्लीज़ कि आप ये सब याद करो, बस ये एटलीस्ट पता तो होना है चिन पीपल ऑफ म्यांमार कहाँ है, मिजो पीपल ऑफ मिजोरम, दोनों मिलके जो पीपल बनाते हैं, राइट। कुकी रेबेलियन याद होना चाहिए, 1917 से 19 के बीच में हुआ था। खासी पीपल याद रखिए, मेघालय के अंदर है, मैट्रिलिनियन सोसाइटी है ये। इसके साथ जो पीपल जो है मैंने अभी आपको बता दिया, ये माइग्रेट कहाँ से हुए थे? चाइना से हुए थे। नाउ दे आर करंटली सेटल्ड इन म्यांमार। ब्रू रेफ्यूजी देखोगे जिनको हम रेयांग भी बोलते हैं, और अभी एक सेटलमेंट प्लान भी हुआ था 2 स्टेट्स के बीच में जिसको ब्रू को दोबारा सेटल करने की बात की गई थी, राइट। ये अभी मोस्टली त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम के अंदर रहते हैं। पीवीटीजी ये है, पीवीटीजीज, राइट, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगर हम इसकी बात करें तो ट्रेस करें कहाँ से आए हैं? इंडो मोंगलॉइड रेस है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप में आते हैं, और दे स्पीक अ लैंग्वेज कॉल्ड कोबरू। लो मोन सोंग सुंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। ये एक डोमिनेंट एथनिक डाइवर्सिटी है सिक्किम की। और लो का मतलब होता है भूटिया, ठीक है, लो टर्म रेफर्स टू भूटिया, एंड मोन का लेपचा, सोंग का लिम्बूस, राइट। ये सब आप देख लेना कहाँ पे क्या है। तिब्बत में है, ईस्टर्न हिमालयस के अंदर है, सिक्किम के अंदर है, राइट। कोया ट्राइब कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। चेंचू ट्राइब शेड्यूल ट्राइब है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। हक्की पक्की ये आ सकता है, सेमी नोमैडिक है कर्नाटका के अंदर। उसके बाद आप देखिए हक्की पक्की को क्या बोला जाता है? बर्ड कैचर भी है, और यूनेस्को हैज लिस्टेड वागरी एज वन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज, क्योंकि हक्की पक्की जो लैंग्वेज बोलते हैं ये वागरी लैंग्वेज बोलते हैं। भील ट्राइब कहाँ पे? भील रिवोल्ट हुआ था गुजरात, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भील ट्राइब मिलेगी आपको। घूमर जो है ट्रेडिशनल फोक डांस है भील ट्राइब का। पित्तौरा पेंटिंग ये बनाते हैं और भील लैंग्वेज बोलते हैं। वर्ली ट्राइब, महाराष्ट्र के अंदर वर्ली ब्रिज बना है, तो वर्ली ट्राइब आ सकता है, आ सकता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में ये वर्ली ट्राइब मिलती है। वर्ली इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड वर्ला, मीन्स पीस ऑफ लैंड। ओके, ये डांस करते हैं एक टर्पा डांस। हटी कम्युनिटी देखिए, हटी कम्युनिटी आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एसटी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं टाइगर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने टाइगर है? 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। कई नंबर बढ़ गया है? मुझे लग रहा है बढ़ गया होगा, लेकिन फिर भी आप बता देना। टेक्निक जो यूज होती है टाइगर्स को कैलकुलेट करने के लिए उनकी पॉपुलेशन को, वो है एम स्ट्राइप्स। उसके अलावा और भी 2 टेक्निक्स हैं, वो 2 टेक्निक्स यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ देखिए जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है 3682 हो गई है 2967 से लेके, मतलब प्रोग्रेस है। स्टेट्स विद हाईएस्ट टाइगर नंबर, एमपी में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट्स। फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। उसके बाद आप देखिए कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, फिर बांडीपुर कर्नाटका, नागरहोले कर्नाटका, बांधवगढ़ एमपी, दुधवा यूपी। स्टेट्स विद लोवेस्ट टाइगर नंबर्स, नागालैंड 0, मिजोरम, झारखंड 1, गोवा 5, अरुणाचल 9। रिजर्व विद नो टाइगर्स, ऐसे रिजर्व्स
जहाँ पे कोई टाइगर ही नहीं है, ये सारे आपके सामने हैं। सेंट्रल एजेंसी देख लीजिए, क्योंकि सीएपीएफ में कई बार क्वेश्चन आता है ये एजेंसी कब बनी थी, ये पर्टिकुलर लॉ क्या है, कौन से ईयर में आया था, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा तो आप इसमें रिलेट कर पाओगे। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 के अंदर आपको पता होना चाहिए, अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर सीपीसीबी को बनाया गया। अंडरस्टैंड, मार्क द वर्ड वाटर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। एयर आ जाएगा तो उसमें मत आप अपना टाइम खराब करना, वाटर के अंदर बनाया गया था। सेकंड देखते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर इसको बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसके अंदर 20 मेंबर हैं। इसको चेयर कौन करता है, सेक्रेटरी के रैंक का या फिर चीफ सेक्रेटरी के रैंक का। उसके बाद इट विल सुपरसीड बॉडीज, स्टेट और सेंट्रल जो भी बॉडीज है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर अदर सेंट्रल बोर्ड, जो कि उनको ये सुपरसीड कर सकती है, इसमें इतनी ताकत है, राइट। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसका गठन हुआ है। EPCA एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाया है। क्यों बनाया है, NCR में स्टबल बर्निंग से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर करके इसको चलाया है। इसको सुओ मोटो पावर है और इट इज़ नोटिफाइड इन 1998 बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हियर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज इंपॉर्टेंट के EPCA किसके अंडर बनी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं NBA क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, किसके अंडर बनी है, BD एक्ट के अंदर, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तमिलनाडु के अंदर। इसके अंदर एक चेयरपर्सन है और 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, 2005 में इसको बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है 1972, चेयर्ड बाय मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। जो भी इसका मिनिस्टर होगा एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का, वही इसको चेयर करेगा, NTCA को। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, उत्तराखंड के अंदर, और ये जो है किसके अंडर, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज अ इंडियन नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1998 के अंदर मिला था ये, राइट। मिला तो क्या था, मतलब बना था, फाउंडेड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड। देखो इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है ग्रीन हाइड्रोजन पे, आने के चांसेस भी हैं। हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, बस ये इतना पता लगा लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्रीन हाइड्रोजन करके जो मिशन चलाया है, हैज डिसाइडेड टू डिफाइन ग्रीन हाइड्रोजन प्लस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जो है, ये नोडल एजेंसी है फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ एजेंसीज फॉर द मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर BEE जो है, ये डिपार्टमेंट जो है संभालेगा किससे रिलेटेड, अगर कोई प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो। हाइड्रोजन गैस क्या है, बनती कैसे है, ये इलेक्ट्रोलिसिस से बन जाती है हाइड्रोजन गैस, और इट डज नॉट रिलीज एनी ग्रीन हाउस गैसेस। हाइड्रोजन देखिए क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है और इट प्राइमरली प्रोड्यूस थ्रू स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, ये एक प्रोसेस है, इसको याद कर लेना। GRAP सुप्रीम कोर्ट ने चलाया था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, याद होगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स था जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ गया था, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर इसको नोटिफाई किया गया था। GRAP को लेटेस्ट नोटिफाई किया गया था 2016 के अंदर, लेकिन कोई लॉ तो होगा ना जिसके अंदर वो कर सकते हैं नोटिफाई, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको क्या किया था, नोटिफाई किया था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अब इसने ये चलाया है। NCAP 2019 के अंदर ये शुरू हुआ था। इसका एम था कि एयर क्वालिटी हमें बेहतर करनी है 131 सिटीज़ के अंदर देश की। इसके बाद आप देखोगे इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। इंडिया का फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट जो है रणथंबोर टाइगर रिजर्व से कहाँ पे लेके जाया गया उस टाइगर को, सरिस्का टाइगर रिजर्व में, ये ऑलरेडी हो चुका है। और टाइगरेस का नाम क्या था, सुंदरी। इसके बाद आप देखिए एनवायरमेंट एंड वर्ल्ड, ये भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब आता है, 5 जून को। अर्थ ओवरशूट डे, इसको कौन बनाता है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, एवर सिंस 1971। इसका August 2 जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं अर्थ ओवरशूट डे को, राइट।
क्यों करते हैं हम इसको, हम इसमें पता लगाना चाहते हैं कि दिस इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे अगस्त 1 लिखा है, यहाँ पे अगस्त 2 लिखा है। तो मुझे कमेंट करके बताना कौन सा सही है, क्या अगस्त 1 है या अगस्त 2 है अर्थ ओवरशूट डे। लेकिन अर्थ ओवरशूट डे का मतलब ये है कि हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, अगर जिस हिसाब से हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास कितनी अर्थ की ज़रूरत होगी। अभी वो बोल रहे हैं कि हमें लगभग अगर इसी रेट से हम जो रिसोर्सेज अर्थ के कंज्यूम करते रहे तो हमें लगभग 1.5 से 2 अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास तो है नहीं, अर्थ तो एक ही है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर क्यों बनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हमने साइन की थी इसलिए। 2022 की थीम क्या थी वर्ल्ड ओजोन डे की? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को इसको बनाया जाता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है 1972 में, उसके बाद यूएनईपी बनता है। उसके बाद इट वर्क्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया के अंदर। और यूएनईपी बहुत इंटरेस्टिंग एजेंसी है, क्यों? क्योंकि यूएनईपी जो है ये बहुत सारी मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स को क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है। कौन कौन सी साइट्स? जो कि 1973 के अंदर बना। बोन कन्वेंशन 1973, इट इज रिलेटेड टू माइग्रेटरी बर्ड्स एंड ऑल। वियना कन्वेंशन इज 1985, बेसल कन्वेंशन 1989, सीबीडी 1992, रोटरडैम 1988, स्टॉकहोम 2001, मिनामाटा 2013। और ये बहुत सारे रिपोर्ट निकालता है। कौन कौन सी? ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, बस 2 याद कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर कैंपेन कौन कौन सी है? बीट पॉल्यूशन, यूएन 75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी मिला हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी को मिला था 2018 के अंदर। उससे पहले उसके बाद जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन 2022 के अंदर मिला। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO 1950 के अंदर बनी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के अंदर। एक रिपोर्ट ये निकालती है WMO, आपके सामने है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन एंड स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। उसके बाद देखिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। क्या मतलब है? कुछ ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, जिसको हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो एंडेंजर्ड है। साइट्स को अडॉप्ट किया था 1973 के अंदर। इंडिया भी इसका पार्टी होगा, बिल्कुल। 184 मेंबर जो हैं इसके पार्टी हैं और लीगली बाइंडिंग है ये। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? क्वेश्चन तो ये है। इंडिया बिकम द 25th पार्टी इन 1976। 1973 के अंदर ये आया, 1976 के अंदर इंडिया इसका पार्ट बन गया। और साइट्स सेक्रेटेरिएट इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनईपी, इसको भी यूएनईपी एडमिनिस्टर करता है। जेनेवा के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। स्टॉकहोम कन्वेंशन देखोगे 2001 के अंदर साइन किया गया, लेकिन इफेक्टिव कब से शुरू है? 2004 के बाद से। यूएनईपी इसको लीड करता है दोबारा से स्टॉकहोम कन्वेंशन को। ये काम क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन का? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम वट? पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। पीओपी से ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और इंडिया इसका पार्ट बना स्टॉकहोम कन्वेंशन का 2006 के अंदर। और 2004 के अंदर ये इफेक्टिव रोल से काम में आया। मीनामाटा कन्वेंशन 2013 के अंदर, इंडिया इसका पार्ट बना 2017 के अंदर। मीनामाटा एक जगह है जापान के अंदर जहाँ पे मर्करी रिलेटेड डिजीज मिली, तो वहीं से ये कन्वेंशन शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD 1994 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। और जब हमने देखा कि 2018 से 2030 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कमिटमेंट टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो ये आपको याद रहना चाहिए, 2018 से 2030 तक का ये हमने एम रखा है। G7 क्लाइमेट क्लब, जर्मनी, चिले और 36 ऐसे कंट्री हैं जिसने ये G7 क्लाइमेट क्लब स्टार्ट किया है। क्या करने के लिए? एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन एंड इंक्रीजिंग एम्बिशन टू अचीव ग्लोबल नेट जीरो। तो ग्लोबल नेट जीरो इज द कीवर्ड। GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 के दौरान ये है, लॉन्च हुआ था। इंडिया, ब्राज़ील एंड US इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर अलायंस। ये दिख रहे हैं आपको, चारों खड़े हैं, राइट। और नोट इसमें ये कहाँ है? ये तो फिर यहाँ पे फ्रांस भी होना चाहिए ना? वाई फ्रांस इज नॉट रिटन? इंडिया, ब्राज़ील एंड US। दिस अलायंस इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग कॉपरेशन एंड इंटीफाइज द यूज ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स के बारे में। अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो टॉप 3 कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज इन बायोफ्यूल, USA 52%, ब्राज़ील 30%, इंडिया 3%। CDRI बहुत बार बताया मैंने, इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है? कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये अनाउंस किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जब यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट यूएसए के अंदर हो रही थी 2019 के अंदर। तो इंडिया ने एक तो CDRI और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इतनी बड़ी दो आप देखोगे फॉरम है जिसको इंडिया ने शुरू किया, दो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दोनों याद रखनी है। और इसके अंदर 31 कंट्री है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, वॉलेंट्री इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स है, और इट इज़ द सेकंड मेजर कोalition लॉन्च बाय इंडिया आउटसाइड द यूएन। ओके, जैसे पहली कौन सी थी, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मेजर कोalition है, इसका सेक्रेटेरिएट इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली। अब IBPES देखिए, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। देखिए मैं भूल गया कि काफ़ी चीज़ों को है ना पेपर 2 के अंदर यूज़ कर सकते थे, लेकिन मेरा अभी ध्यान आ गया है, तो थोड़े जितनी भी बची हुई है रिपोर्ट्स मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ करनी है। देखो आपका क्वेश्चन आया था द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्वेश्चन आ रखा है। द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली आ रखा है। द डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट क्वेश्चन आ रखा है, वहाँ पे आप इनको डाल सकते हो कि ये रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि इन रिपोर्ट्स के अंदर इतनी हमारी वर्टिब्रेट पॉपुलेशन जो है एनिमल्स की वो ख़त्म हो चुकी है। ओके, बस ये याद रखना। IBPS जो है, IPBES, इसकी सेक्रेटेरिएट बॉन के अंदर है, यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है, 137 मेंबर है इसके अंदर। इसके साथ आप देखोगे ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज़, इट इज़ मैनेज बाय द वर्ल्ड बैंक, राइट। सेक्रेटेरिएट वाशिंगटन के अंदर है इसका। एंड एनवायरमेंटल कन्वेंशन अंडर GEF फाइनेंशियल मैकेनिज्म आर। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज़ कौन कौन से किस किस फॉरम को पैसा देता है, CBD को, UNCCD को, UNFC को, स्टॉकहोम कन्वेंशन को, मिनामाटा को, मॉन्ट्रियल को, सबको पैसा यहीं से जाता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, इंडिया इसकी पार्टी है, 1992 के अंदर ये आया CBD को देख के तो इंडिया ने BDA निकाला, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो इंडिया का आया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। CBD को जब रेटिफाई किया इंडिया ने, इंडिया इज ए पार्टी। ओके, सिर्फ इसके 2 मेंबर कंट्रीज इसके पार्टनर रही हैं, कौन कौन से, USA और वेटिकन। ये लीगली बाइंडिंग है, इसका सेक्रेटेरिएट मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। ओके, कनिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क छोड़ दो, लेकिन इसके अंदर ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, रिप्लेस आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट को रिप्लेस कर दिया है किसने, कॉनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, नॉन बाइंडिंग है। हाई सीज देखिए, कई बार क्वेश्चन आपके हाई सीज से आते हैं। अब हाई सीज की बात करें और UN क्लोज की बात ना हो, देखो हाई सीज यहाँ पे है, ध्यान से देखो, उस इमेज को देखो, 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल तक क्या है, कॉन्टिग्यूअस, 200 नॉटिकल माइल तक क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये हाई सीज की बात हो रही है कि इस पर कौन कौन रूल कर सकता है, कितने एरिया में से हम क्या रिसोर्स निकाल सकते हैं, कौन सी कंट्री ऑपरेशन कर सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सब इसके अंदर मेंशन है UN क्लोज के अंदर। अब UN क्लोज अडोप्ट कब किया गया था, 1982 के अंदर। काम में कब आया, 1994 के अंदर। इसके अंदर ये सब मेंशन है कि टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ पे है। इंडिया इसका मेंबर है और 168 पार्टीज़ ने इसको रेटिफाई किया गया है। ICC जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ द सी, इसको हैंडल करता है। रामसर कन्वेंशन आप देखोगे 1971 में ये बना, 75 में फोर्स में आया। अभी तक 2200 से ज़्यादा रामसर साइट्स दुनिया भर की इकट्ठी हो चुकी हैं। चिल्का लेक वॉज डेजिग्नेटेड द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। Montreux record wetlands sites on the list of wetlands of international importance। ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। Montreux record it's a registry of wetland sites on the list of wetlands of international importance। Conference of Parties COP कहाँ पे हुई थी अभी, दुबई के अंदर। लॉस एंड डैमेज फंड कहाँ से बना था, COP27 शमल शेख इजिप्ट में बना था। ओके, लेकिन अभी आपको ये देखना है दुबई की क्या क्या मेजर फाइंडिंग थी COP28 के अंदर। UAE कंसेंसस याद रहना चाहिए कि इट आल्सो अडोप्टेड फाइनल डॉक्यूमेंट कॉल्ड UAE कंसेंसस। लॉस एंड डैमेज फंड कब बना, COP27 के अंदर। और अल्टेरा फंड याद कर लेना, UAE प्रेसिडेंट एंड COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई अनाउंस द क्रिएशन ऑफ $30 बिलियन क्लाइमेट फंड नेम्ड अल्ट्रा। कौन कौन है इसके अंदर, UAE प्रेसिडेंट और राइट, UAE प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, हियर इज। और वेटसॉन AI COP28 के अंदर नासा IBM इन्होंने अनाउंस किया है कि हम आर्टिफिशियल टूल क्रिएट कर रहे हैं, वाटसन AI, जो क्या करेगा, ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म हगिंग स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है, ठीक है, कोई ओपन AI का कुछ बना रहे हैं। एनेक्ट पार्टनरशिप
फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट, बस फुल फॉर्म याद कर लो, काम चल जाएगा। COP27 के दौरान ये लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 के अंदर बना था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अप्रैल 9 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर कौन कौन सी कैट हैं? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा। 97 कंट्रीज़ के अंदर जो पाई जाती हैं सब इसकी पार्ट हैं। उसके बाद आप देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर आई थी और इट वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर वियना कन्वेंशन अडोप्टेड इन 1985। 2016 के अंदर किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, लॉन्च बाय इंडिया, COP26 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका एम ये है। स्टार्क सी इनिशिएटिव आप देखोगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट इज़ दिस इनिशिएटिव इज रन बाय ISA इन पार्टनरशिप विद UN, right? UNIDO, and Stark Sea initiative is funded by France। CBM देखो अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है CBM है, फुल फॉर्म आ जाएगी आपकी एग्जाम में डायरेक्ट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन लगाया है। क्या है ये बता देता हूँ। कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है, टैक्स ऑन कार्बन एमिशन इम्पोज बाय द इम्पोर्टेड गुड्स। अगर आप यूरोप में सपोज एक नॉन UN सप्लायर है, मतलब आप EU की कंपनी नहीं है, यूरोपियन यूनियन की, आप कोई बाहर से कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो EU बोलता है कि जो जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, सपोज आप मुझे स्टील भेज रहे हो, ठीक है, हमारे देश में EU में सपोज यूरोपियन यूनियन के अंदर स्टील की ज़रूरत है, तो स्टील सपोज इंडिया से आ रहा है, तो इंडिया इज़ नॉन EU कंपनी, नॉन EU नेशन। तो उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होती है वहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो स्टील की प्रोडक्शन में। तो हम क्या करेंगे, कार्बन टैक्स लगाएंगे, क्योंकि आप जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, राइट। तो ये क्या है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है। इंडिया ने बोला ये इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी, या आर्टिफिशियल जो है ये प्राइस को बढ़ा देगा, इट इज़ अ इनडायरेक्टली अ टैरिफ, ओके, एक टैरिफ है। एंड EU इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। बस दिस इज़ ऑल गाइस। एनवायरनमेंट से इतने ही थे, अगर आप इसको याद कर लो तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये इसकी PDF चाहिए तो मैं बता देता हूँ ये कहाँ पर मिलेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, टैग CAPF सर्च कीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, प्लस इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।